Good evening, student. कैसे हैं आप लोग? Hoping for good. You all are doing well for your board examination as well as for your board practicals. So इस टाइम तो आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि this is very valuable time for board examination as well as for board practicals. Actually, time is very short, and from the very beginning, when the session start of 12th class, some students working hard from the very beginning and some not, who are working from the very beginning, they don't have any problem, but who are not working hard from the very beginning, they will have to devote maximum time for your study during these hours. So, macroeconomics 12th class चैप्टर 5 तक मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अभी तो स्टूडेंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, फिर मैं इसमें डेप्थ में भी आपको गाइडलाइंस दूंगा कि कैसे किस क्वेश्चन को करना है और कैसे आप मैक्सिमम स्टडी इस टाइम पे कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले some important chapters of macroeconomics 12th class. Chapter 6, this is the part 2nd, aggregate demand and its component. This is very important chapter. इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? Component of AD क्या है? Aggregate demand macro issue है, because macro में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एज ए होल कंसीडर करते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज इक्वल टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। आफ्टर दैट ए पी सी, ए पी एस, एम पी सी, एम पी एस। APC is equal to C upon Y. APC means average propensity to consume. APS means average propensity to save. MPC means average marginal propensity to consume, and MPS means marginal propensity to save. इसके बाद C फंक्शन, S फंक्शन, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट बनता है, राइट? तो इस चैप्टर को आपको करना है। ये चैप्टर्स अभी मैं फिलहाल आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, उसके बाद इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इसे याद करेंगे। आपको एक एक न्यूमेरिकल, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो अभी आप इन क्वेश्चंस को फोकस करिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो ये आपका चैप्टर 7। इसमें ASAD अप्रोच है आपकी, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग का मतलब होता है प्लान्ड, जो हम प्लान करते हैं और डिजायर्ड होती है, मतलब प्लान कर रहा कि हमने भाई इतना हमारा सेविंग होगा, और एक्चुअल सेविंग को होगा उसे एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट यानी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। फिर व्हाट हैपेंस इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी, अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी तब क्या होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट व्हेन एएस इज ग्रेटर देन एडी? क्या इम्पैक्ट होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई लेस देन होगी एडी के? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, व्हाट हैपेंस इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल हैपन व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ये सारी अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से, ये अच्छे से करना है आपको। फिर अगर मैं बात करूँ चैप्टर 8 की, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की, इसमें बनता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकता है। डेफिसिट डिमांड एडी इज लेस देन एएस, डिफ्लेशनरी गैप इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, एक्सेस डिमांड एडी इज ग्रेटर देन एएस, इन्फ्लेशनरी गैप इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Measures to correct deficit and excess demand, fiscal and monetary policy to correct excess and deficit demand situation. Fiscal policy क्या होती है?
ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसे हम बजटी पॉलिसी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बजटी पॉलिसी। क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? द पॉलिसी विच इज कंसर्निंग टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटी पॉलिसी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। इसे हम डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी। ये कुछ चैप्टर है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद चैप्टर 9 हमारा बनता है। चैप्टर 9 गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट पे तो पूरा बजट ही आ जाता है, राइट। फिर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजट के एक्सपेंडिचर ग्रेटर है बजट रिसेप्ट से अदर देन बोरिंग्स। और बजट के एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक उसी तरह बजट रिसेप्ट में दो तरह की रिसेप्ट होती हैं, कैपिटल रिसेप्ट और रेवेन्यू रिसेप्ट। यानी अगर मैं कहूँ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसेप्ट, राइट, या मैं कहूँ बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसेप्ट, द सेम थिंग। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसेप्ट। अगर मैं रेवेन्यू वर्ड लगा रहा हूँ, रेवेन्यू के साथ डेफिसिट है, तो यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसेप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। ये आपके कुछ क्वेश्चन चैप्टर 9 से बनते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं चैप्टर 10 की बात करूँ तो चैप्टर 10 हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की मेरिट्स और डीमेरिट्स, राइट, यानी कि रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट डिसाइड होती है फंक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी, राइट। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या है, राइट। ये थोड़ा सा स्पेस कंजस्टेड हो गया बोर्ड में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या है। फिर मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, फिर डायरेक्टिव फ्लोटिंग क्या होती है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या है, राइट। जिसमें आपको याद रखना है TCH, टी का मतलब ट्रांसफर फंक्शन, सी का मतलब क्रेडिट फंक्शन और एच का मतलब हेजिंग फंक्शन। ये सारे फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हैं, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन। अब सवाल आता है चैप्टर 9 के, चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 से। इसमें BOP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि BOP होती क्या है। BOP का मतलब जिस कंट्री में हम रहते हैं वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री कहलाती है, और डोमेस्टिक कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है। जब हम जिस डोमेस्टिक कंट्री में रहते हैं उस डोमेस्टिक कंट्री से जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल रिसेप्ट्स, राइट, ये इंक्लूड होती है। यानी BOP की मैं अगर बात करूं तो BOP में BOP ब्रॉड टर्म है। BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो टर्म है। BOT इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट BOP इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद BOP के कंपोनेंट क्या है, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ BOP क्या होते हैं। यानी ऑटोनोमस आइटम का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एकोमोडेटिंग आइटम जो होती है वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं BOP में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बजट में बजट अनबैलेंस भी हो सकता है। भाई बैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ, टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स बराबर हैं हमारे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। दिस इज इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब या तो सरप्लस जाएगा या डेफिसिट जाएगा। सरप्लस में एस्टिमेटेड रिसेप्ट्स ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे टोटल एस्टिमेटेड रिसेप्ट्स हैं वो हमारे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। दिस इज नोन एज सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट का मतलब रिवर्स, यानी टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल एस्टिमेटेड रिसेप्ट्स। आइडियल पोजीशन इज total estimated receipts equal to total estimated expenditure. This is the ideal position. इसी तरह अगर हम BOP पढ़ेंगे तो BOP में भी क्या है, BOP में भी थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है।
राइट। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बजट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो स्टूडेंट के कुछ चैप्टर थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि ये क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करिए। इसके साथ साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, राइट। एक कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छा परफॉर्म बोर्ड के पेपर में कर पाएंगे। ये टाइम नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। मतलब आई एम स्पीचलेस, आई एम वर्डलेस, हाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशल टाइम है ये आप लोगों के लिए। आपको तो इस समय दिन रात एक करके पढ़ाई करनी चाहिए। मैं फिर वही स्टेटमेंट करूंगा, आज का ये टाइम 15 जनवरी से लेकर बोर्ड तक का टाइम ये डिसाइड करेगा कि आप आगे आने वाले टाइम में अपने आप को कहाँ पाओगे। और ये तभी आप डिसाइड कर सकते हो जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपका विजन, आपका गोल क्लियर होगा, राइट। अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे फ्यूचर में यहाँ जाना है, मेरा ड्रीम ये है, तभी आप विदाउट एनी एक्सक्यूज मेहनत करोगे, अच्छे से चीज़ों की तैयारी करोगे। सो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताए। इस पर डेप्थ में स्टडी, डेप्थ में वीडियोज़ में बाद में बनाऊंगा। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल बनता है, राइट। इसमें से बनता है एपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस पे बेस, फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से भी न्यूमेरिकल बनता है, राइट। और इसमें एक चीज और है, राइट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट्स मैकेनिज्म, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में एक चीज और है, राइट। चैप्टर 7 में एक चीज और है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज नोटेड बाय द वर्ड के, एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से याद करना है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बताए, राइट। इसी तरह मैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो सारा थ्योरिकल पेपर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करिए। भाई देखो, मेरी मेहनत तभी सक्सेसफुल है, मेरी मेहनत तभी कामयाब है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करो, जब आप उसे फॉलो करो, राइट। अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो मेरा सब बताना आपको बेकार है, राइट। तो अगर आप उसे फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम टाइम अपना वेस्ट कर सकें। हमें एक एक मिनट की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं देखूं तो दुनिया में एक ही चीज़ है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है टाइम। टाइम अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट देगा। अगर आप टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपके पास पछताने के अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी, राइट। बिकॉज टाइम एंड टाइड डज नॉट वेट फॉर नन, राइट, डज नॉट वेट फॉर एनीवन। इज इट क्लियर? सो अब एक चीज में और देखते हैं। पर हमारा जो बजट है वो बैलेंस होता है।
राइट। टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स बराबर है टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, लेकिन अनबैलेंस हो जाता है या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस तब होता है जब टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ज्यादा हो जाती हैं टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। राइट। डेफिसिट हो जाता है अगर टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल एस्टिमेटेड रिसेप्ट से। बोथ कंडीशंस आर नॉट गुड। द कंडीशन ideal situation is total estimated receipts is equal to total estimated expenditure. Same thing happens in case of demand and supply. How? I tell. Take the screenshot of this. Okay. We know that there is inverse relation between price and demand. प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। मैं कंज्यूमर हूं, मैं कब चीजों को खरीदना चाहूंगा? जब उसका प्राइस कम होगा। मैं ही एक सप्लायर हूं, मैं चीजों को कब बेचना चाहूंगा? जब उसकी कीमत बढ़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं चीजों को एज ए कस्टमर तब खरीदूंगा जब चीजों का रेट घटेगा, और मैं एज ए सप्लायर, एज ए प्रोड्यूसर चीजों को तब बेचूंगा जब उस चीज का रेट बढ़ेगा। वन थिंग इज क्लियर कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। लुक एट दिस। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। क्लियर? जब भी कोई चीज मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं, डायग्राम बना के समझाता हूं, तो वो कर्व कहलाता है। और जब मैं किसी भी दो चीज के रिलेशन को शेड्यूल के थ्रू एक्सप्रेस करता हूं, बताता हूं, तो वो शेड्यूल कहलाता है। EX, DX, SX, 1 2 3 4 5। दिस इज शेड्यूल। अब मैंने आपको बताया था डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि मैं एज ए कस्टमर चीजें तब खरीदूंगा जब रेट कम होगा। जब मुझे कम लागत पर ज्यादा मिलेगा तभी मैं चीज खरीदूंगा। तो अगर मैं कहूं सबसे कम रुपी, सबसे कम प्राइस पर मैं सबसे ज्यादा खरीदूंगा, तो मैं इस टेबल में ये प्राइस ऐसे इनवर्स रिवर्स कर दूं, यानी कि ₹1 की मैं 5 4 3 2 1। मैंने आपको ये भी बताया था कि एज ए प्रोड्यूसर मैं चीजें तब बेचूंगा जब चीज का प्राइस मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे फायदा चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो यानी कि सप्लाई और प्राइस में होता है पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि ₹1 के प्राइस पर सबसे कम रुपीस के प्राइस पर मैं सबसे कम सप्लाई दूंगा एज ए प्रोड्यूसर। 1 2 3 4 5। ओके, लुक एट दिस। एट दिस स्टेज
At this stage, price, demand and supply all are equal. This is the ideal position for the economy. Under this situation, demand is greater than supply. अगर इस सिचुएशन में देखें तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एंड व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, व्हाट विल हैपन इन द इकोनॉमी? जब चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होगी, यानी सप्लाई है 2, सप्लाई है 10 और उसकी डिमांड है 20। यहां पर सेम सिचुएशन है, डिमांड है 5 और 4 और सप्लाई है 1 और 2, तो प्राइस स्टार्ट इंक्रीजिंग, कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। यहां पर अगर मैं देखूं सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, प्राइस स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहां पर प्राइस स्टार्ट इंक्रीजिंग और यहां पर प्राइस स्टार्ट डिक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं ना? कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, सिंपल सी थ्योरी है। भाई मैं मार्केट जाता हूँ, 4 दुकान पे चीज़ों के रेट पूछता हूँ, वहां से खरीदता हूँ जहाँ 30-80 मिलती है। मुझे अपने 10 रुपये खर्च करने के बाद उसकी वैल्यू चाहिए। 10 रुपये खर्च करने के बाद मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। मैं उस चीज़ को तब खरीदूंगा जब चीज़ें की रेट चीज़ें कम होंगी, जहाँ पे जिस शॉप पे मुझे चीज़ कम रेट पे मिलेगी वहां से खरीदूंगा। लेकिन जो बेचने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो चीज़ें तब बेचेगा जो या जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। कस्टमर चाहता है पैसा बचाना और प्रोड्यूसर चाहता है पैसा कमाना, राइट? तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, अपोजिट। और यहाँ पर सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट? और यहाँ पर इस सिचुएशन में सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी को मैं अगर डायग्रामेटिकली शो करूं, राइट, तो डिमांड कर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड जाता है। डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड जाता है। सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए सप्लाई कर्व जो होता है हमेशा अपवर्ड जाता है। क्या जाता है? अपवर्ड जाता है, राइट? तो अगर मैं अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन आपको मिली, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये जो सिचुएशन आपको मिली, ये जो पॉइंट आपको मिला, ये जो पॉइंट आपको मिला, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू sx. दिस इज कॉल्ड